नमस्कार। भारत की इकोनॉमिक स्टोरी आप जानते हैं किसी थ्रिलर से कम नहीं है। आज हम इसी सफर को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि आजादी के बाद देश ने अपनी आर्थिक तकदीर कैसे लिखी और योजना आयोग से लेकर नीति आयोग तक का सफर कैसे तय किया। और हाँ, जो लोग सिविल सर्विसेज खासकर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चर्चा बहुत ही जरूरी होने वाली है। तो सोचिए, आजादी के बाद भारत के सामने यही एक बड़ा सवाल था, बिल्कुल जीरो से शुरू करके। इतना बड़ा देश, चैलेंजेस की कोई कमी नहीं, और सपना था एक बेहतर भविष्य का। अब इस सपने को हकीकत कैसे बनाया जाए? इसके लिए जरूरत थी एक सॉलिड रोड मैप की, और बस यहीं से शुरू होती है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग की कहानी। तो भारत के लिए ये एक कोशिश थी अपने भविष्य को खुद आकार देने की। हाँ, ये आइडिया सोवियत संघ के मॉडल से लिया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। भारत का प्लान कमांड वाला नहीं था, बल्कि इंडिकेटिव था। मतलब ये कि सरकार सिर्फ एक दिशा देगी, किसी पर कुछ थोपेगी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेकर चलना था। ओके, तो इस बड़े आइडिया को जमीन पर लाने के लिए इंस्टीट्यूशंस तो बनाने पड़ेंगे ना? तो चलिए उन पिलर्स को देखते हैं जिन्होंने आने वाले कई दशकों तक भारत की आर्थिक इमारत को संभाला। यहाँ पे पावर का बैलेंस समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ था योजना आयोग जो 1950 में बना, काम प्लान्स बनाना और पैसा अलॉट करना, सिंपल। लेकिन असली पावर थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी के पास। ये बनी 1952 में, फाइनल अप्रूवल यही देती थी, और इसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि इसे सुपर कैबिनेट तक कहा जाता था। सोचिए। अब आते हैं इस कहानी के अहम हिस्से पर, भारत के 12 पंचवर्षीय प्लान्स। और ये सिर्फ नंबर्स या डेटा नहीं है, ये एक देश के सपनों, उसकी सफलताओं और हाँ, उसकी गलतियों से मिली सीख का पूरा रिकॉर्ड है। तो एक एक प्लान की डिटेल में जाने से पहले आइए इस पूरे सफर पर एक बर्ड्स आई व्यू डालते हैं। 1951 में शुरू हुआ ये सिलसिला, बीच में जंग, संकट, सब कुछ आया, फिर भी 2017 तक चला। ये टाइमलाइन एक रोड मैप की तरह है आगे की कहानी को समझने के लिए। अब इस टेबल को जरा गौर से देखिए। जेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये बिल्कुल गोल्ड माइन है। पहला प्लान, जिसका फोकस कृषि पर था, मॉनसून ने साथ दिया और ये सुपर हिट हो गया, टारगेट से ज्यादा ग्रोथ रेट। लेकिन ठीक इसके उलट तीसरे प्लान को देखिए। लक्ष्य था आत्मनिर्भरता का, पर 1962 और 65 की लड़ाइयां और उसके बाद भयानक सूखे ने इसे सबसे फ्लॉप प्लान्स में से एक बना दिया। कहा ना, हर प्लान अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल भूचाल था। गरीबी हटाओ ने उस दौर की राजनीति को डिफाइन कर दिया और लाखों लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। ये भारत की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का एक आइकॉनिक मोमेंट बन गया। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम ट्रैप है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। ये नारा राजनीतिक तौर पर तो 1971 के चुनाव में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एक ऑफिशियल इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पर इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। याद रखिएगा, ये छोटा सा फर्क एग्जाम में नंबर दिला भी सकता है और कटा भी सकता है। हमने देखा कि दूसरी और तीसरी योजना में भारी उद्योगों पर कितना जोर था। अच्छा, अब सोचिए, इस पूरी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी का एपिसेंटर कहाँ था? जी हाँ, झारखंड। भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टोरी में झारखंड का रोल सेंट्रल था, बिल्कुल सेंटर स्टेज पर। देश के इंडस्ट्रियल भविष्य की नींव यहीं रखी जा रही थी। और ये फैक्ट्स जेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट नो हैं। पहली योजना डीवीसी और सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, दूसरी योजना रांची में एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और तीसरी योजना बोकारो स्टील प्लांट। इन सब से झारखंड सचमुच भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट बन रहा था। चलिए अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बदला। साल था 2015 और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। योजना आयोग का युग खत्म हुआ और एक नई संस्था ने जन्म लिया, नीति आयोग। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, नीति आयोग योजना आयोग का सिर्फ नया नाम नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। ये एक थिंक टैंक है। सोचिए, योजना आयोग एक फंड मैनेजर जैसा था जो पैसा देता था। नीति आयोग एक एक्सपर्ट एडवाइजर जैसा है जो सलाह देता है। इसका काम प्लानिंग की जगह पॉलिसी मेकिंग पर फोकस करना है। ये स्लाइड उस बुनियादी बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए,
योजना आयोग का अप्रोच था टॉप डाउन, मतलब दिल्ली में प्लान बना और राज्यों ने उसे लागू किया। नीति आयोग का अप्रोच बॉटम अप है। इसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम करते हैं। तो पार का फोकस फंड एलोकेशन से हटकर सलाह और सहयोग पर आ गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर नीति आयोग पैसा नहीं देता तो फिर करता क्या है? इसका एक बहुत बड़ा काम है राज्यों की परफॉर्मेंस को अलग अलग पैरामीटर्स पर मापना और उनकी रैंकिंग निकालना, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स वगैरह। इससे क्या होता है, राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन शुरू होता है और इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आइए एक सवाल पर सोचते हैं। हमने देखा कि तीसरी योजना का लक्ष्य तो आत्मनिर्भरता था, लेकिन वो कितनी बुरी तरह फेल हुई। ये हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की अपनी सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या कोई भी प्लान अचानक आने वाले इन संकटों का, इन शॉक्स का सामना कर सकता है? सोचिएगा जरूर।